हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज का हमारा टॉपिक है 3 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और CSI नेट एग्जाम। सो अभी सितंबर में एग्जाम्स हुए हैं एंड दिसंबर में वापस से होने वाले हैं, तो आपके पास 3 मंथ्स है इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सिर्फ 3 मंथ्स है, तो आपको की क्या अप्रोच रहने वाली है, आप किस तरह से अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, नोट्स किस तरह से बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। अपने डेमो नोट्स दिखाऊंगी जिससे कि आप अपने नोट्स को अच्छे से बना सको। आपकी अप्रोच किस तरह से रहने वाली है ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, एग्जाम से पहले किस तरह से रहेगी, एग्जाम के दिन आपकी अप्रोच कैसे रहने वाली है, आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे ऑनलाइन एग्जाम्स को, वो मैं आपको बताऊंगी। यस, NTA जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो रहे हैं। एक साथ तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी उनके रिजल्ट्स अच्छे से नहीं आ रहे हैं। होपफुली NTA अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए नेक्स्ट टाइम। So let's get started. Before that, if you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you. जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको मैं एक बार एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ, जैसे कि जब वो एग्जाम देंगे ना उनको एक बार आइडिया हो जाए। ठीक है, सो नेट का एग्जाम 3 पार्ट में आता है। पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 15 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो तो आपकी जो फर्स्ट 15 है वो ही काउंट होते हैं। पार्ट बी फिजिक्स से रिलेटेड आता है, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपको 20 अटैम्प्ट करने होते हैं। पार्ट सी भी फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन कुछ एडवांस टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड, लेजर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, इस तरह से। टोटल इसमें 25। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट 20 ही करने होते हैं। इसकी कट ऑफ GRF की ऑलमोस्ट 85 से लेकर 95 के अराउंड रहती है, और LS की कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम रहती है, अप्रॉक्स 80 to 85। ठीक है, ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रही हूँ। आप अपनी SC ST OBC EWS की कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, यदि पेपर टफ आता है या मॉडरेट आता है तो ये कट ऑफ रहती है, यदि इजी आता है तो इसकी अप ही जाती है कट ऑफ। ठीक है, सो आपके पास 3 मंथ्स है, तो इस 3 मंथ्स में आपके क्या प्लान रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बात यह है कि हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं इस ट्रेडिशनल मेथड में, जैसे कि हम नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक्स की। फिजिक्स की बात करें तो पहले हम फिजिक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, या फिर हम उसकी डेरिवेशंस देखेंगे, या उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बॉटम अप अप्रोच ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपके पास काफ़ी कम टाइम है, जैसे हमारे पास 3 मंथ्स है, आपके पास टाइम कम है, तो आप यदि ये वाला फॉर्मूला अपनाओगे ना तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आपके सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, टॉप डाउन अप्रोच अपना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना होता है, 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना होता है। कैसे देखना है आपको, जैसे आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा टारगेट किस कौन से सब्जेक्ट पर किया गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स पे किया है, क्वांटम मैकेनिक्स पे किया है, या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स पे किया है, और उसके भी कौन से सब टॉपिक पे टारगेट किया है। आपको समझ में आ गया ये वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फॉर्मूलाज देखने हैं, एंड देन फिर आप उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब आप बेसिक्स पढ़ोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने बेसिक्स पढ़े तो उसी वक्त आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला शीट अभी नहीं बनानी है, बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो आपको उसी टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस बेसिक्स से रिलेटेड। ज़्यादा बेसिक्स नहीं पढ़ने, क्योंकि हमको डेरिवेशन तो पढ़ना ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसका मतलब आपको बेसिक्स देखने और उसके फॉर्मूलाज, इसको आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपके बेसिक्स भी कवर होते जाएंगे एंड देन आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। पूरा कंप्लीट कर लिया आपने, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, पूरा सबके सब टॉपिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बना चुके हो आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट पर आना है। ठीक है, जहाँ पर आपकी सिर्फ फॉर्मूलेज होंगे, और फॉर्मूले सारे जरूरी नहीं है आपको लिखना, आप वो भी फॉर्मूले लिख सकते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हर्माइट पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन जो हमारे स्पेशल फंक्शन है, उसके क्वेश्चन आपको जनरेटिव फंक्शन याद नहीं रहता है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं रहती है तो आप फॉर्मूला शीट में लिख सकते हो। तो जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स का आपकी एक A4 शीट हो जाएगी जिस पर आपके सारे फॉर्मूलेज होंगे। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको वॉल पर भी पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप 3 मंथ्स के प्लान कर सकते हो, जब आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, उसके साथ आपको बेसिक भी पढ़ते रहना है, फॉर्मूला शीट भी पढ़ते रहनी है। बेसिक और फॉर्मूला जब करोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एक पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए तब आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला शीट बनानी है A4। ठीक है,
आप उसको अपने टेबल पे रख सकते हो या आप उसके वॉल पर भी चिपका सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं उठाना है, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है बेसिकली। ठीक है, सो आपने जो भी फॉर्मूला शीट बनाई है, A4 शीट जो भी बनाई है, आपको उसके फॉर्मूलेज को मेमोराइज करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं, एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से फॉर्मूले आएंगे, आपको वो ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम जो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते जा रहे थे, आपको एग्जाम से पहले उसके टॉपिक्स देखने हैं और उसके फॉर्मुलेज को भी याद रखना है। ठीक है, तो आपको 2 तरह के फॉर्मुले याद सकते हैं। आपको फिजिक्स के फॉर्मुले जो हमने A4 शीट में बना रहे थे, आपको वो याद रखने हैं। जनरल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, तो आपको बस एक बार गो थ्रू होना है उस टॉपिक्स को, इजी टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, 4 to 5 कोई टॉपिक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपको वो तो देखने ही हैं। ठीक है, तो आपको इजी टॉपिक्स को 1-2 दिन पहले आपको जनरल एप्टीट्यूड को देखना है एंड देन फिर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि एग्जाम से पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के दिन आपको किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन से पार्ट को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, वैसे तो सबका अपना अपना होता है, कोई पार्ट ए पहले अटैम्प्ट करता है, कोई पार्ट सी पहले अटैम्प्ट करता है, किस तरह से टाइम को मैनेज करना है ये सबका अपना अपना होता है। ठीक है, लेकिन मैं किस तरह से अटैम्प्ट करती थी मैं वो बता रही हूँ। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं पार्ट सी सबसे पहले अटैम्प्ट करती थी। एक तो बहुत स्कोरिंग होता है स्टार्टिंग के टाइम में, यदि आपने 4 to 5 क्वेश्चन पे अटैम्प्ट कर ले तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन होते हैं ना जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस टॉपिक ऐड हो जाते हैं ना, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हो गया, तो ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने पहले ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करती थी, सबसे लास्ट वाले पेज से स्टार्ट करती थी। तो ऑफलाइन होता था उस टाइम पे, तो काफ़ी मतलब पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता था। ऑनलाइन में भी आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट के क्वेश्चन हमेशा ही न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, सॉलिड फिजिक्स इसी से बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पार्ट सी में सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि लेज़र से 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से या फिर पार्टिकल फिजिक्स से, क्वार्क मॉडल से क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में रोटेशनल मेथड हो गया या रमन स्पेक्ट्रा हो गया, उससे क्वेश्चंस हो गए। सॉलिड फिजिक्स में बैंड थ्योरी हो गई, सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हो गए। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप बात करें 2 से 3 क्वेश्चन बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चंस हो गए, या फिर हमारे फेज शिफ्ट से क्वेश्चंस हो गए। तो पार्ट सी काफ़ी स्कोरिंग होता है, और आप सेलेक्टिव टॉपिक्स यदि आप पढ़ते हो और वहीं पर एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो नेट के एग्जाम में मैं पार्ट सी के बाद पार्ट ए को सॉल्व करती थी। ठीक है, सो पार्ट ए में हमने जनरल एप्टीट्यूड तो पढ़ा होता ही है। ठीक है, उसके फॉर्मुलेज भी देखे होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं वो भी देखी होती है। तो पार्ट ए को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है यदि आपने थोड़ा भी इसको पढ़ा होता है तो। ठीक है, तो आपको प्रेशर नहीं देना होता माइंड को। ठीक है, तो एक फन वे में आपका पार्ट ए सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट सी के बाद में पार्ट ए को सॉल्व करती थी। वैसे आप पार्ट ए कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैं पहले पार्ट सी सॉल्व करती थी एंड देन फिर पार्ट ए सॉल्व करती थी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। सो पार्ट ए के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिवाइड से क्वेश्चंस आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, या इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से। बाहर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। वर्क टाइम डिस्टेंस से, ट्रेन से क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वैन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लो एक सर्किल है, उसका एक ये एरिया है, यदि इसको रॉड में कन्वर्ट कर दे तो उसको वॉल्यूम बताओ, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस मिलेंगी, इवन और आउट करके दिखाओ, स्टेटमेंट से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप पार्ट ए में ये क्वेश्चन देख सकते हो। इनकी एक ट्रिक होती है या फिर आपकी इसके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, अभी इनको ध्यान में रखते हो तो जैसे वर्क टाइम का कुछ ट्रिक होती है, डिस्टेंस के क्वेश्चन की ट्रिक होती है, नंबर सिस्टम में कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ फॉर्मुलेज होते हैं। यदि आप उनको ध्यान में रखते हो, उसके फॉर्मुलेज बनाते हो और एग्जाम के दिन सिर्फ उनको पढ़कर जाते हो तो आपकी पार्टी के में एक तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हो। स्टार्टिंग के आवर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग हो जाते हैं। एक ऑफर को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। ये ऑफर दिया जा रहा है IFAS एकेडमी के थ्रू, जो इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSI NET GATE एंड IIT JAM का। टॉप रैंकर्स भी यहीं से निकले। ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 रैंकर्स भी IFAS एकेडमी ने ही दिए हैं। इन्होंने 510 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो यदि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई सी भी कोचिंग करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। ये एक ऑफर भी दे रहे हैं। क्या ऑफर है? ये 60% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं अपने कोर्सेज पर, जैसे केमिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। यदि आपको कोई से भी कोर्सेज लेने हैं तो उस पर 60% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? आपको इनके ऐप पर जाना पड़ेगा, इनके साइट पर जाकर
प्रोमो कोड को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनके प्रोमो कोड को यूज़ करते हो ना, तो आपको 60% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। इनके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने अपने CSIR NET के बैचेस हाफ प्राइस पे अवेलेबल करवाए हैं। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इस 3 मंथ्स की प्रिपरेशन के लिए 60% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं और जो भी ये फ़ायदा है आप उठा सकते हो। आपके पास लास्ट 1 डे है। सो मैं पार्ट ए के बाद पार्ट बी को सॉल्व करती थी। एक तो पार्ट बी स्कोरिंग होता है और इसका लेवल है ना मॉडरेट टू हार्ड ही रहता है। इसका लेवल कभी भी है ना इजी नहीं आता, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड ही रहता है। तो आपके पास काफ़ी टाइम भी चाहिए। स्कोरिंग होता है तो काफ़ी पेशेंस और काम के साथ आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है। यदि आप हरी करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे इसमें ही, तो आपके पार्ट सी और पार्ट ए रह जाते हैं, ठीक है। तो अपनी सी और ए को पहले ही अटेम्प्ट कर लिया है और आपके पास पार्ट बी बचा है ना, तो आपके पास पूरा कंसंट्रेशन पार्ट बी पर होता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप, क्योंकि ये 3.5 मार्क्स का है और आपके पास काफ़ी आवर्स हैं इसके लिए, 1.5 आवर्स भी आप इसको देते हो, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो जाते हैं और ये आपका जो स्कोर होता है, आप काफ़ी मैक्सिमम मार्क्स अटैम्प्ट कर पाते हो इसमें, ठीक है। ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको पूरे 3 घंटे को यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करना है। ये 2 बात तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, सी पार्ट पहले करना है एंड देन फिर ए एंड देन फिर बी। सो इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, फॉर्मूला दिखना है कि कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई होने वाला है एंड देन फिर उसको कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना है। ऑनलाइन एग्जाम्स में आपको यही करना होता है, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन देखने होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन देखते टाइम ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको फॉर्मूला भी आता है लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू पे डाल सकते हो। उसके बाद आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक बार आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा से बाद के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यदि आपको कोई क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ, ये तो पढ़ा ही नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं आता, आप उसको हार्ड पर रख सकते हो, उसको रिव्यू पर डालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस ही करने हैं और उसी से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन को यदि आपने गलत कर दिया ना, वो आपके मार्क्स ले जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपने इजी क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, या फिर आपको मॉडरेट तक जाना है, ठीक है। यदि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, देन आपके पास टाइम भी है, तो आप एक बार हार्ड क्वेश्चंस को देख सकते हो, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव होते हैं, पार्ट ए में भी होता है, पार्ट बी में भी होता है एंड पार्ट सी में भी होता है। इसलिए आपको हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है लेकिन नेगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो यूनिट वाइज भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है। एग्जाम के टाइम आप क्या कर सकते हो, 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हो, यूनिट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इजी को टारगेट करना है, हार्ड को टारगेट नहीं करना है जब तक कि इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते। यहाँ मैं आपको अपने डेमो नोट्स दिखाने वाली हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मूला शीट्स कैसे बनानी है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको फॉर्मूला शीट में लिखने हैं, सारे लिखने हैं या कुछ ही लिखने हैं, कैसे आपको बनाने हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आपको है ना शॉर्ट नोट्स सबसे पहले दिखा रही हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, क्योंकि जब एग्जाम दोगे ना आप, एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना है, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने जो टॉपिक पढ़ा है, सब टॉपिक पढ़ा है, 2-3 महीने पहले आपने जो सब टॉपिक पढ़ा है, वो एग्जाम के दिन आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्मूलेज आपको याद रहें। उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बुक्स को, आपको यूनिक वे में अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, या फिर आप कंपैरिजन फॉर्म में लिख सकते हो मैप अपने वो शॉर्ट नोट्स को। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर को कंपेयर फॉर्म में लिखा है, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन करेक्टर को कंपेयर कर दिया, उनके फिगर्स अलग अलग बना दिए, ठीक है, उनके जो करेक्टरिस्टिक है उनको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने करंट एम्पलीफायर फैक्टर तीनों के लिए अल्फा बीटा गामा लिख दिया कि कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप एम्प के लिए क्या किया, इन्वर्टिंग ऑप एम्प लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा एंड देन फिर मैंने उसका फिगर बना दिया, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला लिखा एंड उसका फिगर बना दिया कि क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। या फिर मैंने डिफरेंशिएटर, इसका फॉर्मूला लिखा एंड देन फिर उसका फिगर बना दिया। तो आपको क्या होगा, इसके माइंड में रहेगा कि क्या होता है डिफरेंशिएटर। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स में आपको थ्योरी नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। या इंटीग्रेटर होता है, उसको फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटर में ये जो हमारा सी है, कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है, वो किस तरह से लगे हुए होते हैं, डिफरेंशिएटर में किस तरह से लगे होते हैं। तो आपको फिगर्स के थ्रू भी उसको लिखना है। तो फिगर्स के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू या फिर कंपैरिजन फॉर्म में आप अपने शॉर्ट नोट्स को यूनिक वे में बना सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ सको।
मैं आपको फॉर्मूला शीट के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ये फॉर्मूला शीट है। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट से क्रिस्प होकर ये फॉर्मूला शीट बनानी है। आपको वही फॉर्मूला लिखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, या फिर जो आप भूल जाते हो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एल कपलिंग, जे कपलिंग, सिलेक्शन रूल इसके बारे में लिखा है, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको लिखा है, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे आपको कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद ही नहीं रहता है, जैसे आपने ये वाला लिख दिया, ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है आपको वो आपने लिख दिया, या फिर आपने रोटेशनल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये एग्जाम्पल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप वो कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू।